हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को खत्म किया था। उस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप लोग उस चैप्टर के प्रत्येक भाग को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर को, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन में शामिल प्रमुख चरण या प्रमुख घटनाएं। तो देखिए, वास्तव में इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किसी भी घटना की डिटेलिंग नहीं करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किसी भी घटना को बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बल्कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक आउटलाइन देखेंगे, एक रूपरेखा देखेंगे कि वास्तव में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं शामिल हैं और किस घटना के बाद कौन सी घटना संपन्न होती है। क्लियर? और इस टॉपिक के बाद जो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जिनको डिटेल में हमें डिस्कस करना है, वो कुछ इस तरह हैं। जो पहला मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आवर्त चक्र। आवर्त चक्र के बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन यानी निषेचन एवं अंतररोपण। और इस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी सगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन यानी प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। क्लियर? तो ये सभी टॉपिक्स हैं मेन, जो कि इस चैप्टर में हमें बारी बारी से डिस्कस करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के अंतर्गत वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो शामिल हैं, उनका एक आउटलाइन देखेंगे, उनकी एक रूपरेखा देखेंगे, जिसका बहुत ही डिटेल में कुछ डिस्कशन यहाँ नहीं होगा। आगे चल के हम लोग एक एक करके सबका डिस्कशन डिटेल में करेंगे। ठीक? तो यहाँ इससे पहले कि इन सारी चीजों को हम लोग देखना शुरू करें, डिस्कस करें, उसके पहले एक बात समझ लेनी आवश्यक है यहाँ पे कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन वो कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी? सबसे पहले तो गैमिट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमिट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा और जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा, है ना। ये सारी क्रियाएं होंगी, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी होगा। क्लियर? तो वास्तव में यही 3 इवेंट्स होंगे। इन्हीं को कई चरणों में हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ही सिंपल है ना। ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक आउटलाइन की कौन कौन से स्टेप्स हैं जो शामिल हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला क्या है? गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सी बात है, गैमिट का ही फॉर्मेशन होगा पहले। तो सबसे पहला जो स्टेप है इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें गैमिट का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होता है ना। और गैमिट्स क्या है कि 2 तरह के गैमिट्स यहां बनेंगे। कौन कौन से? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनेंगे। तो यहां ह्यूमन बीइंग के अगर रेफरेंस में देखा जाए तो मेल गैमिट को यहां स्पर्म बोलते हैं, यानी स्पर्म का निर्माण होगा मेल गैमिट का, और फीमेल गैमिट को ओवम बोलते हैं, यानी स्पर्म और ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कह देंगे? गैमेटोजेनेसिस। ठीक? तो पहला चरण जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत स्पर्म और ओवम बनते हैं। क्लियर? अब देखिए, जब स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है यानी शुक्राणु जब बन जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही कई ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें सेक्स ग्लैंड्स या फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, जिनसे व्हाइटिश फ्लूइड सिक्रीट होते रहते हैं।
और उन्हीं फ्लूइड से जाकर के स्पर्म यानी शुक्राणु जाकर के मिल जाते हैं, घुल जाते हैं उन्हीं में, और अब उसी मिक्सचर को यानी स्पर्म्स और उस व्हाइटिश फ्लूइड के मिश्रण को सीमेन कहते हैं। स्पर्म और उस जो ग्लैंड से निकले हुए व्हाइटिश फ्लूइड है उन्हीं के मिश्रण को क्या कहते हैं? सीमेन या वीर्य कहते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या होता है? जब गैमेटोजेनेसिस खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है? ये सीमेन जो कि किससे मिलकर बना है? व्हाइटिश फ्लूइड जो ग्लैंड से निकले हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड है उनसे, और स्पर्म के मिलने से जो सीमेन बना है, वीर्य बना है, वो ट्रांसफर होता है कहां? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि मादा जनन तंत्र के अंदर जो नलिकाएं हैं उसमें ट्रांसफर होता है या प्रवेश करता है। यानी कि अगला जो स्टेप होता है वो होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्य सेचन या वीर्य रोपण। इसका सीधा सा मतलब है जो वीर्य है या सीमेन है जो कि बना है स्पर्म और व्हाइटिश फ्लूइड के मिलने से, वो ट्रांसफर किया जाता है या प्रवेश होता है कहां? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं इंसेमिनेशन। तो यहां वही लिखा गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रवेश करना, ये दूसरा स्टेप होता है। यानी गैमेटोजेनेसिस के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है इंसेमिनेशन। अब ये हो क्यों रहा है वो समझिए कि अब मान लीजिए गैमेट्स जब बनते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, तो इसको पहले भी बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब गैमेट्स बनते हैं तो उनका एक दूसरे के पास ट्रांसफर होना आवश्यक है, क्योंकि ट्रांसफर होंगे, एक दूसरे के टच में आएंगे तभी फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा, है ना। ये सारे प्रोसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो वास्तव में यहां वही प्रक्रिया हो रही है। यहां स्पर्म ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो उस व्हाइटिश फ्लूइड में मिलते हैं और उसके सहायता से सरकते हुए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रवेश करते हैं, और इसी प्रक्रिया को इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन या वीर्य रोपण कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जब वीर्य सेचन हो जाता है यानी इंसेमिनेशन हो जाता है, सीमेन पहुंच जाते हैं कहां? फीमेल बॉडी के यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो वहां पे वो मिलते हैं किससे? वहां पे मिलेंगे वो फीमेल गैमेट से, यानी कि ओवम से मिलेंगे जाके, यानी कि स्पर्म और ओवम मिलेंगे आपस में। और जब नेक्स्ट प्रोसेस और जब मिलेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस होगा जो कि क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, है ना। तो निषेचन में क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, और इन्हीं दोनों के फ्यूजन को, इन्हीं दोनों के मिलने को या संलयन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब जब सीमेन के साथ घुल करके स्पर्म वहां पहुंच गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वहां पे किससे मिला? ओवम से, यानी कि जो फीमेल गैमेट है उससे मिला, और दोनों फ्यूज कर गए। दोनों क्या हो गए? फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत फ्यूज कर गए, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा? जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, फॉर्म्ड, है ना। ये बेसिक वो है स्टेप है किसके? सेक्सुअल प्रोडक्शन के, कि गैमेट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जिसके फलस्वरूप जाइगोट, जो कि एक कोशिकीय डिप्लॉयड संरचना है, उसका निर्माण होगा। ठीक, तो यानी कि ये जो तीसरा चरण है, तीसरा जो स्टेप है, वो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। पहले क्या हुआ? गैमेट का निर्माण, गैमेट में से सीमेन का ट्रांसफर हुआ फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि दोनों गैमेट आपस में संलयित हुए, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हुआ। क्लियर। अब इसके बाद जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो देखिए, थोड़ा सा रेस्टिंग फेज बीतने के बाद, यानी जाइगोट का निर्माण होने के बाद थोड़ा रेस्ट करता है जाइगोट, और उसके बाद उस जाइगोट में क्लीवेज या डिवीजन शुरू होता है। ये जो जाइगोट बना है ना, इसका क्लीवेज यानी विदलन या डिवीजन, विभाजन शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट एक कोशिकीय है। तो ये एक कोशिकीय जाइगोट एक कोशिका से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कोशिकाओं के गुच्छों में बढ़ता हुआ चला जाता है ना। और एक कोशिकाओं का एक निश्चित गुच्छा बनता जाता है, और उन कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन भी होता है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस होता रहता है, एम्ब्रियो का निर्माण और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है उसी के बाद से, और एक निश्चित संरचना का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एक निश्चित संरचना
लिए हुए एक संरचना का निर्माण होता है, एक निश्चित स्ट्रक्चर का, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग बहुत ही डिटेल में अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे किसी भी चीज की डिटेलिंग नहीं हो रही है, बस एक आउटलाइन बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक, तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किससे होता है? जाइगोट के बार बार क्लीवेज से। ठीक, एक निश्चित संरचना का निर्माण हो जाता है जो कि ब्लास्टोसिस्ट है, और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन ही फर्टिलाइजेशन के बाद वाला स्टेप होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? जाइगोट के बार बार क्लीवेज के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। ठीक, जिसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण ही ये अगला चरण है फर्टिलाइजेशन के बाद वाला। क्लियर? अभी ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल में। अब क्या होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट तब तक पहुंच गया रहता है यूटेरस में, यानी गर्भाशय में पहुंच गया रहता है। उसके पहले ही वो मूव करना शुरू कर जाता है, मारुला स्टेज के बाद ही। ये सारी चीजें अभी आएंगी। और वहां जाकर के वो गर्भाशय की दीवार से क्या होता है? फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार से। यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कि एक निश्चित डेवलपमेंट के बाद जो एम्ब्रियो है ना, एक निश्चित संरचना जब प्राप्त कर लेता है, और वो निश्चित संरचना कौन सी होती है? वास्तव में वो ब्लास्टोसिस्ट ही होता है। तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का यूटेरस में पहुंच करके यूटेरस की दीवार से चिपक जाना या वहीं फिक्स हो जाना उसमें, उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी अंतररोपण। और इम्प्लांटेशन ही इसका अगला स्टेप है, यानी ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट के बाद वाला स्टेप जो है वो इम्प्लांटेशन यानी अंतररोपण है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूटेरस। यानी एम्ब्रियो कौन सा? जो एक निश्चित संरचना को प्राप्त कर चुका है। सीधा सा कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट भी एक तरह का एक एम्ब्रियो ही है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, उसके कई रूप आते हैं, कई होते हैं। मारुला आता है, ब्लास्टुला आता है, ये सारे अभी रूप को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वास्तव में वही एक निश्चित शेप, एक निश्चित संरचना वाला जो एम्ब्रियो है वो पहुंचता है यूटेरस में, और उस यूटेरस के वॉल से, यानी उसकी दीवार से जाकर के चिपक जाता है, और उसी में एम्बेडेड हो जाता है, यानी धंस जाता है, चिपक जाता है, या फिक्स हो जाता है उसी से अस्थायी रूप से। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? इम्प्लांटेशन, यानी अंतररोपण। क्लियर? जो कि ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट के आगे वाला स्टेप है। इसके बाद जो स्टेप आता है वो इम्प्लांटेशन आता है। क्लियर? अब क्या हुआ कि इम्प्लांटेशन के बाद वाला स्टेप क्या है? इम्प्लांटेशन के बाद जब वहां यूटेरस की दीवार से चिपक करके ये एम्ब्रियो अस्थायी हो जाता है, फिक्स हो जाता है वहां जाकर के एक निश्चित स्टेज के बाद, तब उस एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है कहां? उसी यूटेरस की दीवार से चिपके हुए रूप में, यानी यूटेरस की दीवार से ऐसे फिक्स होता है, और वहीं पे उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो अगला स्टेप है क्या है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो वास्तव में यहीं से शुरू हो गया था। फर्टिलाइजेशन ज्यों खत्म हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ, और जाइगोट का ज्यों ही क्लीवेज शुरू हुआ, वहीं से एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो गया। लेकिन यहां तक जो हुआ ना, इम्प्लांटेशन तक जो हुआ डेवलपमेंट एम्ब्रियो का, वो कहां हुआ? वो यूटेरस की दीवार से बाहर हुआ। यानी कि जो फॉलोपियन ट्यूब है और यूटेरस की जो गुहा है, वहां हुआ यहां तक का डेवलपमेंट। लेकिन जब इम्प्लांट हो गया, वो यूटेरस की दीवार से जाकर के फिक्स हो गया एम्ब्रियो एक निश्चित स्टेज के बाद, तब उसके बाद उसका फर्दर जो डेवलपमेंट है ना, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो उसके बाद होगा, वो कहां होगा? उसी यूटेरस के दीवार से चिपके हुए अवस्था में। क्लियर? तो इम्प्लांटेशन के बाद जब ये यूटेरस के वॉल में ये एम्ब्रियो फिक्स हो जाता है, उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो वहीं पे होता है, यानी यूटेरस के वॉल से चिपके हुए रूप में ही इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। और अब एम्ब्रियो का जब फर्दर डेवलपमेंट होता है, वहां पे प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, और प्लेसेंटा के ही थ्रू अब इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है। तो क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब यहां होता है ना, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी यूटेरस के वॉल से जब फिक्स हो जाता है एम्ब्रियो, वहां पर जब डेवलपमेंट इसका होता है, फर्दर डेवलपमेंट, तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, यानी 3 जो मुख्य जर्म लेयर है ना, जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मेसोडर्म है, उन तीनों जर्म लेयर का निर्माण होता है। ये भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। और फिर से उस ऑर्गन में क्या, उस एम्ब्रियो में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गन्स बनते हैं इन्हीं 3 जर्म लेयर से। ठीक? और जब ऑर्गन्स बन जाते हैं तो फुल्ली डेवलप हो जाता है जो वो है एम्ब्रियो, उसी को फीटस कहते हैं, या फुल्ली फॉर्म्ड या फुल्ली डेवलप्ड फीटस कह सकते हैं। ठीक? तो यानी कि जो ये स्टेप है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये इंप्लांटेशन के बाद कहां पे होता है?
यूटेरस के वॉल से चिपके हुए रूप में, ठीक, वहां पे प्लेसेंटा बनता है और भी सारी संरचना है, इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। और जब ये डेवलपमेंट वहां पे खत्म हो जाता है, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड जो एम्ब्रियो है, वो वहां निर्मित हो जाता है, जिसके अंतर्गत क्या है कि ऑर्गन्स बन गए रहते हैं, सभी अंग उसमें बन गए रहते हैं, तब वही फुल्ली डेवलप्ड जो एम्ब्रियो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, जो फीमेल बॉडी है उसके शरीर के बाहर, ठीक। उसी चरण को या उसी स्टेप को या उसी प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन या प्रसव। प्रसव क्या है? प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि शिशु के जन्म की जो प्रक्रिया है ना, उसी को कहते हैं पार्चुरेशन, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि बाय विच, जिसके द्वारा फुल्ली डेवलप्ड, पूर्णतः विकसित फीटस यानी कि गर्भ या गर्भस्थ शिशु जो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंतर्गत, इज एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, वो एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है फीमेल बॉडी से, है ना, जो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो या फीटस है, जो कि इसके अंतर्गत फुल्ली डेवलप हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या है, सभी ऑर्गन्स बन चुके हैं, ठीक। तो ये सारे प्रोसेस हैं किसमें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, जिसमें क्या क्या है? सबसे पहले गैमेट का निर्माण होगा। गैमेट में जो स्पर्म है वो सीमेन में जाके मिलेगा, यानी फ्लूइड से मिक्स होकर के सीमेन बनेगा, और वो ट्रांसफर होगा कहाँ? फीमेल वो उसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि इंसेमिनेशन है। और जब वहां ट्रांसफर हो जाएगा तो सीमेन वो स्पर्म और ओवम का वो होगा, फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट का निर्माण होगा, जो कि तीसरा स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, जो कि जाइगोट के बार बार क्लीवेज से होगा। और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो वो जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा यूटेरस के वॉल से, यानी वहां जाकर के फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जो अगला चरण है उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, यानी एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट वहीं यूटेरस के वॉल से चिपके हुए रूप में ही होगा। और जब डेवलप्ड हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड जो एम्ब्रियो या फीटस है, जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑर्गन सभी बन जाएंगे, सभी अंग निर्मित हो जाएंगे, तो वो जो नवजात शिशु है या कह सकते गर्भस्थ जो शिशु है या फीटस, वो पार्चुरेशन यानी प्रसव के अंतर्गत क्या होगा? बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा, फीमेल बॉडी के बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, ठीक। तो ये सभी प्रोसेस हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज समझिए कि यहाँ किसी भी चीज की डिटेलिंग नहीं हुई है, बस एक रूपरेखा बताया गया, एक आउटलाइन बताया गया है कि कौन कौन से चरण शामिल हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। ये सभी चीजों को हम लोग फिर से डिटेल में भी देखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? तो ये तो रहा बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? हम लोग डिस्कस करेंगे उन तंत्रों को, उन सिस्टम्स को जिनके अंतर्गत ये सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। और वो सिस्टम कौन से हैं? वो सिस्टम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव जनन तंत्र। और देखिए, क्योंकि ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स पर पाए जाते हैं। तो यानी कि हम लोगों को जो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यानी कि जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? हमारा अगला टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र के एक्सप्लेनेशन के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।